नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसर्शंस एंड रीजंस, यानी कि आज मैं आखिरकार यह सीरीज लेकर के आ गया। 1500 एमसीक्यू का सीरीज आप सब देख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा उसका व्यू भी जा रहा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को तो और ज्यादा प्यार से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको लास्ट के टाइम में जुगाड़ चाहिए, है ना, कि यार सर ये बता दो जिससे मेरा पेपर का पर्पस सॉल्व हो जाए, बाकी जाए दुनिया ऐसे के तैसे। ठीक है, चलिए एनीवे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सीरीज आप ज्यादा देख रहे हो। अब आ गया, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि बीके सर एसर्शंस रीजन सीरीज भी लेकर के आओ और उसके साथ केस स्टडी का भी सीरीज लेकर के आओ, और बाकी मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी सीरीज लेकर के आया हूं। ऑलरेडी देख रहे होंगे आप, 5-6 चैप्टर का आ चुका है, जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टडी को प्लान कर पा रहे होंगे कि हर चैप्टर को हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। आने वाले टाइम में बहुत कुछ बास्केट में है आप सबके लिए। तो आज हम बात करते हैं एसर्शन और रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, गूगल में जाकर के केवल एसर्शंस को सर्च करना, जैसे मैंने अपने मोबाइल में आपके लिए सर्च किया है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि भाई एसर्शंस और रीजंस का मतलब क्या होता है। रीजंस का तो मतलब समझ में आ रहा है कि कारण, कारण 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 मतलब आप कारण समझते हो ना, कि मेरा यहां से कलकत्ता जाने का कारण क्या है, मेरे दिल्ली में रहने का कारण क्या है। ठीक है, तो कारण हो गया रीजंस। अब बात करते हैं एसर्शंस का। जैसे ही डिक्शनरी में अगर आप सर्च करते हो तो वहां पर आपको दिखेगा, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि a statement that says you strongly believe that something is true, जिसको अगर हम हिंदी की भाषा में बात करें तो दृढ़ कथन, यानी कि वैसा स्टेटमेंट जिसको आप मानते हो कि वो बिल्कुल तरीके से क्या है, वो सत्य है, यानी कि दृढ़ कथन। तो पहले जान जाओ एसर्शन दृढ़ कथन है, और उसके पीछे कारण क्या है, तो नीचे आपका रीजन दिया हुआ होगा। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, तो मैं बड़े दृढ़ कथन के साथ बोल रहा हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, और कारण में बोलूं कि पटना बिहार की राजधानी है, तो भाई पटना बिहार की राजधानी वो भी सत्य है, और दिल्ली भारत की राजधानी है वो भी सत्य है। लेकिन सिंस दिल्ली भारत की राजधानी इसलिए नहीं है कि पटना बिहार की राजधानी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने बोला कि भाई एसर्शंस में लिखा हुआ है, जो दृढ़ कथन है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, और कारण क्या है भाई, ऐसा लिखा हुआ है कि पटना बिहार की राजधानी है। अरे भाई, पटना बिहार की राजधानी है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहां पर पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। दिल्ली भारत की राजधानी है, और मैं बोलूंगा कि दरभंगा या बोलूंगा कि रोहतास, जहां का मैं सासाराम का रहने वाला हूं, सासाराम या रोहतास जो है वो बिहार की राजधानी है। तो भाई बिहार की राजधानी थोड़ी है रोहतास, नहीं है ना, बिहार की राजधानी तो पटना में है, यानी कि वहां पर हमारा कारण गलत है। ठीक है, लेकिन जो एसर्शंस है, जो दृढ़ कथन है, वो तो सत्य है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ढूंढना है क्या जो हमारा एसर्शंस है उसका कारण नीचे सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल से प्रश्न को ले लेते हैं, वहां पर उसके पीछे लॉजिक को ढूंढते हैं, फिर एसर्शंस को समझते हैं और रीजंस को समझते हैं। अभी तक आपको एसर्शंस ये समझ में आ गया कि दृढ़ कथन, यानी कि आप बिल्कुल, आपका मानना है कि भाई जो लिखा हुआ एकदम स्ट्रांगली आप बिलीव करते हो कि वो सत्य है। चलिए आ जाते हैं, अब हम देखते हैं, यहां पर पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, देखिए ये रियल नंबर का पहला सवाल है। हर सीरीज में 5-5 प्रश्न में लेकर आऊंगा। अब जरा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले, फिर इसको समझते हैं। एसर्शन से कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। कह रहे कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 16 है, और दोनों का प्रोडक्ट 3072 है। तो कह रहा है कि उसका एलसीएम ऐसा होगा। तो भाई एलसीएम ऐसा होगा, आप कोई आकाश में तीर नहीं चला रहे हो कि यही होगा, आपको चेक तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो चलो, दो नंबर का हमारे पास एचसीएफ 16 है, तो मान लिया मेरे बच्चे कि एक नंबर आपके पास ए है, एक नंबर बी है, और कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ जो है 16 है, और कह रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है मेरे बच्चे 3072 है। तो पहले चेक करने पड़ेगा कि उनका एलसीएम जो है, तो एलसीएम का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने क्या बताया था, एमसीक्यू सीरीज में बताया हुआ है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 3072 और अपॉन 16 आ गया ना। अब पहले हम चेक करेंगे कि भाई इसका जो एलसीएम 160 दे रखा है, एक करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 162 ना आकर के
ये 192 आ जाता है। क्या आ जाता है? 192। और यहां क्या दे रखा? 162। भाई यानी कि यहां पर एसर्शन ही गलत है। यहां पर क्या है? एसर्शन ही गलत दे रखा है। अब कह रहा है कि इफ ए एंड बी, तो पहले का बात हमने देख लिया भाई कि यहां पर तो ए इनकरेक्ट है। चलो जी, अब अगले पार्ट में आते हैं। कह रहे कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो कह रहे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तो भाई आपको रट गया होगा कि यार ए वाला जो पार्ट है ना, ए पार्ट तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि दो नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा वो दोनों के प्रोडक्ट जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एक करेक्ट। अब देखो, एक गलत हो गया, एसर्शन गलत हो गया, और लेकिन यहां पे जो रीजन दे रखा, रीजन सही है अपने आप में। अब आते हैं पहले पार्ट में, करते हैं। करे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। करे कि एसर्शन और रीजन दोनों सच है, दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही तो पहले है ही नहीं भाई, एक गलत था और एक सही था, तो पहला पार्ट तो ऐसे ही कट गया मेरे बच्चों। चलो ऐसे ही कट गया। अब अगले पार्ट में आ जाओ। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेबी दोनों कहां सही है? दोनों सही है ही नहीं। ठीक है, तो ए भी खत्म हो गया। चलो ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट। दोनों पहले दोनों तो गलत है ना, दोनों ट्रू तो वाला बात है ही नहीं। अब कह रहा है कि ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। भाई ए तो ट्रू है ही नहीं है, असर्शन कहां ट्रू है? यानी कि एक ही ऑप्शन तो बच गया मेरे बच्चों कि भाई ए इज फॉल्स, ए गलत है, ए गलत है, क्योंकि यहां पर क्या है? दोनों का एलसीएम जो आएगा क्या आएगा? 192 आ गया, 160 62 दे रखा है। यानी कि ए फॉल्स है बट आर क्या है? करेक्ट है। यानी कि आर क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द एसर्शंस एंड रीजंस। तो हर सीरीज में मैं 5-5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जरा ध्यान से आप समझिएगा। चलिए अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे कि 2 इज अ रेशनल नंबर, तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a upon b where a and b are integers and b not equals to 0 are called rational number। तो कहते दो क्या है? एक रेशनल नंबर है। जी हां, दो एक रेशनल नंबर है, दो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोले तो टू को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, जहां पर दो और एक दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर यानी कि 1 शून्य के बराबर नहीं है। तो ये बात तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो तुम्हारा असर्शन है वो 100% यहां पर करेक्ट है। चलो भाई, मैं इस बात में बिलीव करता हूं, दृढ़ कथन है कि असर्शन यहां पर सही है। अगले पार्ट में आते हैं। कहते स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो वर्ग होता है सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक का, कह रहे कि वो इरेशनल होगा। अब भाई इसके ऊपर एक बार रिसर्च करते हैं कि बात सही है क्या। कह रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यार सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कैसे हो सकता है? मैंने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या इरेशनल होगा? नहीं होगा सर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या इरेशनल होगा? नहीं होगा सर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या इरेशनल होगा? तो नहीं होगा सर। तो भैया ये तुम्हारा इनकरेक्ट दे रखा है मेरे बबुआ, समझ गए बबुआ जी लोग? तो ये मतलब कि गलत दे रखा है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, उन सबका अगर स्क्वायर रूट बोला जाए तो वो तुम्हारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। तो कह रहे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तुम्हारा गलत हो गया। तो क्या सही आया? आपका जो दृढ़ कथन है वो तो सही है, लेकिन जो कारण है वो आपका गलत है। ठीक है, माने कि ऐसा इसलिए नहीं है कि ऐसा है। तो अब आ जाओ, क्या कह रहे हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। भैया ट्रू है ही नहीं, बिल्कुल नहीं ट्रू है। ठीक है, आपका आर तो गलत है ही, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे कह रहा आर आर ट्रू, ए भी गलत है। ए इज ट्रू, कह रहे कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि आपका यहां पर आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? सी होगा। डी में कह रहा है कि ए इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है ही नहीं ना, क्योंकि टू क्या है? वो रेशनल नंबर है। आई थिंक आपको यहां तक एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसी तरीके से चीजों को समझेंगे तो असर्शन रीजन में कहीं भी आपको मुश्किल नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, कह रहा है मेरे बच्चों की एलसीएम जो है ना, यहां पर कह रहा है कि एलसीएम जो है, कह रहे कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू जो है ना,
वो कह रहा 30 के बराबर है। चलो भाई, और एचसीएफ ऑफ कह रहा है कि पी एंड क्यू जो है वो 5 के बराबर है। तो कह रहा है कि पी इंटू क्यू जो होगा वो 150 के बराबर होगा। चलो भाई, सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। रूल आपको याद है ना? यानी कि एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई क्यू के बराबर है। ये तो आपने फॉर्मूला याद है। तो भैया इसका 30 दे रखा है, दूसरे का 5 दे रखा है, तो यह वैल्यू आपके पास 30 है, दूसरा 5 है, तो P इंटू क्यू यानी कि P इंटू क्यू का जो मान होगा 150 होगा। तो कह रहा है यहां पर कि एचसीएफ ऑफ A इंटू बी के बराबर होगा। चलो भाई, ये रूल तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है ना करेक्ट। यानी कि ए दे रखा तो कह रहा है कि P इंटू क्यू क्या होगा 150 होगा, हमारा भी 150 आ रहा है। यानी कि जो हमारा दृढ़ कथन है, जो हमारा एसर्शन है मेरे बच्चों, वो एकदम करेक्ट है। माने कि पहला पार्ट एकदम ठीक है, एकदम पक्का करेक्ट है, सही है। हमारा रूल यहां पर काम करता है। एमसीक्यू सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत कुछ बताया मैंने वहां पर डिटेल में। अब अगले पार्ट में आ जाओ। कह रहे कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएम ऑफ ए बी जो होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा। सही बात है भाई, ये तो हमने रूल पढ़ा ही है कि एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, चेक कर लो, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, यहां पर पी और क्यू दे रखा है, और एचसीएफ ऑफ ए बी जो है ए इंटू बी के बराबर होगा। चलो भाई, यहां पर पी और क्यू है, उसके जगह पी और बी मान लो। तो यहां पर बच्चे एक बात और समझ में आ गया यार कि भैया तुम्हारा ए भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दूसरा सही है कि नहीं? कि एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, एचसीएम ऑफ ए इंटू बी इंटू क्या होगा? प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलो जी, आप ढूंढते हैं रीजन। ये दोनों के बारे में हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है यार। तो कह रहे बोथ ए एंड आर आर ट्रू। चलो भाई, ये ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एकदम सही है यार, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ए क्यों कटेगा? क्योंकि आर इज नॉट, ए कट गया, ए भी कट गया और ए भी कट गया। ठीक है भाई, क्योंकि हमने ये जो निकाला, कैसे निकालोगे एक बात बताओ? इसी फॉर्मूले से तो तुम इसको फाइंड कर रहे हो ना। P इंटू क्यू क्या करोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट करोगे तो 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 150 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यह पार्ट सही है और इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो नीचे वाला फॉर्मूला हमने यूज किया कि नहीं? यानी कि यहां पर पहला पार्ट करेक्ट है और इसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कह रहा है कि R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यानी कि A का जो सही कारण है वो जो दिया हुआ नीचे आपका रीजंस में आपका वो बनता है। ठीक है, दैट मीन्स कि योर A ऑप्शन विल बी क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन यहां पर कट जाएंगे। क्या ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि फॉर्मूला यहां पर यही यूज करके हम इसके उसको निकालेंगे। ठीक है, इसलिए बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। कह रहे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो मेरे बच्चों 5 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अगर स्क्वायर रूट हो तो वो आपका इरेशनल बन जाएगा। आपने पढ़ा भी है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में। तो पहला पार्ट तो हमारे पास बिल्कुल पक्का करेक्ट है। अब कह रहे कि इफ m इज एन ऑड नंबर, कह रहे m अगर क्या हो? एक विषम संख्या हो, यानी कि ऑड नंबर हो, ग्रेटर देन 1 यानी एक से बड़ी। ठीक है, एक से बड़ा नंबर हो, तो कह रहे कि देन रूट अंडर एम इज इरेशनल। ये कोई बात थोड़ी हुई यार। ठीक है, मान लो कि ऑड नंबर तो 9 भी होता है, तो क्या 9 इरेशनल होगा? नहीं होगा ना। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। समझ में आ गया? ऑड नंबर तो 25 भी होता है, लेकिन √9 जो है 3 के बराबर है, √25 जो 5 के बराबर है, तो यानी कि ए क्या है? रेशनल है मेरे बच्चों। ए क्या है? रेशनल है। और ए भी क्या है? रेशनल है। यानी कि तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट एकदम फटाफट हमने बता दिया कि योर सेकंड स्टेटमेंट विल बी क्या होगा? आपका वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। पहला करेक्ट है और दूसरा क्या होगा आपका? ए जो दे रखा है रीजन बिल्कुल ही गलत दे रखा है। तो पहला करेक्ट, दूसरा ठीक है, दूसरा सॉरी पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। तो आ जाओ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यानी कि ए ट्रू है लेकिन आर क्या है मेरे बच्चों? फॉल्स है।
यानी कि इस केस में आपका सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है। ठीक है ना। आई फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ दो नंबर का दे रखा है कि 306 एंड 657 जो है वो 9 के बराबर है और इनका जो एलसीएम है 22338 के बराबर है। ये आपका एसर्शंस का पार्ट है, यानी कि दृढ़ कथन का पार्ट है। रीजन में कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एचसीएफ ए और बी का जो है 9 दे रखा है, तो कह रहे हैं कि एलसीएम ए और बी का जो होगा वो ए प्लस बी अपॉन 2 के बराबर होगा। देखने में ही गलत लग रहा है, यानी कि यार अगला पार्ट तो एकदम ऐसे ही बाउंडर हो गया, बिल्कुल गलत है। कह रहे कि ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों का एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम ए और बी का जो होगा ना वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, एचसीएफ के बराबर होगा। यानी कि ये पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। चलो जी, इसमें तो कोई अब दम है ही नहीं इस पार्ट में। ठीक है ना। कोई भी दो नंबर है, मान लो कि ए और बी है, तो दोनों यानी कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इक्वल्स टू ए इंटू बी। और मान लो कि अगर आपके पास एचसीएफ गिवन है और आप एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकालोगे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बोले तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, है ना, ए इंटू ए कॉमा बी। तो ये तो पहले ही आपका गलत हो गया। पहले पार्ट पे आते हैं कि पहला पार्ट देखते हैं। तो भाई बी पार्ट तो ऐसे ही पता चल गया कि फॉल्स है। देखो यहां भी फॉल्स आ गया, तो भाई ये तो लग रहा है कि आंसर सी होगा, लेकिन एक बार चेक करके देखना पड़ेगा हमें क्या होता है। चलो यार अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक नंबर है 306, ठीक है ना बेटे। तो 306 जो है आपके पास ये 2 से जाएगा, तो ये आपके पास 153 बच गया। ठीक है, और 5 3 8 और एक 9 होगा, तो ये 3 से जाएगा, तो ये 51 हो गया। 5 और एक 6 3 से जाएगा, तो ये आपके पास 17 हो गया। चलो ठीक है ना। हम पहले चेक कर लेते कि इसका दोनों नंबर का एसीएफ 9 ही तो आ रहा है ना। अब अगला जो नंबर है मेरे बच्चों यहां पर क्या है, 657 है। 6 4 10 11 और 7 18। ठीक है, तो यहां पे 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा और 5 3 9 जा, ए आ गया। ठीक है ना, 219। अब 9 1 10 2 12, फिर 3 से जाएगा, तो 3 7 21 और 3 3 जा 9 73। अब 73 आपके पास क्या हो गया, 7 और 3 10 है, तो ठीक है, तो ये प्राइम नंबर आ गया। ठीक है ना। चलो भाई आप जरा देख लो, इसको आप क्या लिखोगे यहां पर, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, और इसको क्या लिखोगे मेरे बच्चे, 3 की पावर 2 इंटू 17। तो जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 306 और 657, तो बड़ा क्लियरली है कि दोनों में 3 की पावर 2 कॉमन है, यानी कि 9 कॉमन है, तो 9 आ गया आपका। तो चलो भाई यहां तक तो हमारा बात बिल्कुल सच आ रहा है कि सही है यार। और इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे मेरे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे किसका, 306 का और 657 का, तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो अब आप याद रखना क्या क्या करोगे, सारे प्राइम नंबर कौन कौन सा है, एक तो 2 है, एक 3 है, और एक 73 है, और एक आपके पास 17 भी है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। चलो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और आपके पास क्या हो गया, 73 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 17 क्या हो जाएगा आपके पास ये है। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्या हो गया, 2 इंटू क्या हो गया 9 इंटू 73 इंटू 17। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, दैट विल बी 22338 आपका आएगा। क्या आएगा, 22338 आपका आ जाएगा, यानी कि एलसीएम भी हमारे पास से आएगा, दैट मीन्स की करेक्ट है ना। तो एलसीएम तो पहला पार्ट तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। करेक्ट अगर दो नंबर हो 306 और 657, तो उसका एचसीएफ 9 आएगा, हमने चेक करके बता दिया, और उसका एलसीएम भी ए आएगा। तो पहला पार्ट करेक्ट है। सेकंड पार्ट वाले में प्रॉपर फॉर्मूला नहीं दे रखा है, इसलिए इस केस में जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा मेरे बच्चों, वो बनेगा सी, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा सी। सी बोले तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर जो है वो क्या है, फॉल्स है।
ठीक है, तो चलिए आज के इस सीरीज में हमने 5 एसर्शन एंड रीजंस क्वेश्चंस करे। एमसीक्यू का सीरीज आप साथ में देखते रहिए, फिर यहां देखते रहिए, एकदम से स्ट्रांग आपका कमांड हो जाएगा। अगले आने वाले सीरीज में 5 और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के ले गए। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर से कम 15 एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चंस करा जाए। केवल एसर्शन और रीजन का ही पार्ट नहीं है, बल्कि आपका वहां पर कॉन्सेप्ट भी होता है। पूरे इंटायर सेशन में बहुत कुछ बताए जाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। तो केवल एसर्शन रीजन का मकसद नहीं है, मकसद यह भी है कि उस चैप्टर के ऊपर आपका बहुत स्ट्रांगली पकड़ बन जाता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।